Yeah, good morning, everyone. So today I'm going to begin with, in fact, proceeding with the conditional probability, few of the concepts which we already have studied. So based on that, few problems to be considered. This was the question in the last class, which we already have covered. In case if you miss that, please attempt in your homework. A very simple and a basic problem. Now consider question number 12. Again, a very basic problem. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. So that means my sample space would be boy boy, boy girl, girl boy, and girl girl. So here we always assume that say the first entry is the elder one and the second one is the younger one. Now the question is, what is the conditional probability that both are girls? So in that case, event A is given both girls. That is, A will become Gigi, and given that, say first part में, second part अगर ले लें, that at least one is girl. तो at least one is girl का मतलब क्या हो गया? The event B would be BG, GB, GG. So recall in the last class itself, I did consider two various approaches. First one was a formula approach, and the second one, in most of the cases, a logical approach, direct answer. तो मैं इसे पहले लॉजिक के थ्रू बताता हूँ, सिंगल लाइन में आंसर. My sample space is reduced because ये मुझे गिवन है अब इवेंट बी ये हो चुका है. तो अब इसमें से मैं क्या चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी किसकी? बोथ गर्ल्स. तो एक केस फेवर कर गया आउट ऑफ 3 पॉसिबल. योर रिक्वायर्ड आंसर. अब अगर मैं इसको फार्मूला बेस्ड लिखना चाहता हूं, इफ इट इज से अब 2 मार्कर इन बोर्ड्स, तो ये बन जाएगा. और व्हाट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी में आई कैन सी दिस इज कॉमन, तो 1 ओवर सैंपल स्पेस में तो 4 एलिमेंट है ना, और पी ऑफ बी, बी में 3 केसेस हैं. सो इट डजंट मेक मच डिफरेंस एज सच इवन इफ आई एम यूजिंग द फॉर्मूला अप्रोच. Please check out this next question. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false. तो चेक करिए इजी वाले और फिर चलिए डिफिकल्ट की यहाँ बात करी गई है, आगे देखेंगे. और ट्रू फॉल्स हैं, इजी वाले ट्रू फॉल्स हैं 300 एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स. ये लिख दिया यहाँ. फिर क्या कह रहे हैं? 500 इजी एमसीक्यू, 500 easy MCQ and 400 difficult MCQ. So this is the information given to me. अब क्या क्वेश्चन है? If a question is selected at random from the question bank, what is the probability? What is the probability that it will be an easy question? Given that, given क्या है? It is MCQ. So we need to find P of A by B, which is as per formula ये बन जाएगा. अब आप चेक करिए, इजी एमसीक्यू वैसे जरूरत नहीं है लिखने की, पर P of A एक्चुअल में क्या हो रहा है? इजी एमसीक्यू 500 बाय कितना आएगा डिवीजन में? एनीवन?
अच्छा, आंसर भी आ गया है 5/9। ओके, दैट्स ग्रेट। यस, तो दिस इज। फिर एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी क्या थी? एमसीक्यू आपके पास टोटल देख लो, ये रहे 900, राइट। और व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। तो इजी एमसीक्यू कितने हैं? इजी एमसीक्यू वो है 500। मैंने ये गलत लिख दिया। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो टोटल ये है 800, यहाँ पर 800 आएगा। एनीवे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इजी एमसीक्यू, तो इजी एमसीक्यू तो सिर्फ 500 थे, ये आ गया। बस अब आप ये वैल्यूज जब यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, पी ऑफ बी, और इसे सॉल्व करा, सिंपली 5/9। एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने आंसर इतना क्विकली दे दिया था, लाइक देविश, सॉरी, वंशिका ने और रजनीश ने, तो डेफिनेटली दे हैवंट गॉन थ्रू दिस लॉन्ग कैलकुलेशन। दे हैव यूज्ड द लॉजिकल मेथड already explained. So think this question using logic in a single step, surely you will get the answer. बोर्ड में, बट फिर आई एम सजेस्टिंग यू इसी तरह से करना जैसे मैंने लिख कर दिखाया है, अगर 2 मार्कर है। ओके, check out this next question. This is a simple problem. So given that two numbers appearing on throwing two dice are different, तो गिवन आपको b है, तो टू नंबर्स जो है वो डिफरेंट है, नंबर्स आर डिफरेंट। तो व्हाट डज दैट मीन? आपके पास 30 एलिमेंट्स आ जाएंगे एन ऑफ बी में। आई एम नॉट लिस्टिंग दोस ऑल 30 एलिमेंट्स, सिंपली आपके जो डबलेट होते हैं ना, 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, so they will be removed from b, that's it. अब फिर कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑन द नंबर ऑन द डाइस 4। तो आप चेक करिए सम 4 कब कब होगा? 1 3, 2 2 एंड 3 1। सो यू कैन इजीली ऑब्जर्व इनमें से कौन कौन से केसेस कॉमन आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी आप आराम से सोच सकते हैं क्या रहा होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये आएगा और ये आएगा, क्योंकि नंबर डिफरेंट होने चाहिए। ये तो सेम हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। इफ यू अप्लाई द लॉजिक, तो लॉजिक से सोचूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर? एनीवन? व्हाट्स द आंसर? ओके, 1/15, वेरी गुड, 1/15, परफेक्ट। तो लॉजिक से आप चेक करेंगे, इनमें आपका एक्चुअल में ये दो केस फेवर कर गए। रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस है मेरा ये वाला, गिवन चीज रिड्यूस सैंपल स्पेस। सो रिड्यूस सैंपल स्पेस के 2 केसेस फेवर कर गए आउट ऑफ 30। योर आंसर पेपर में 2 मार्कर के हिसाब से कैसे लिखना है, प्लीज डू इट इन योर होमवर्क। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी, चेक इट आउट। है कंडीशन अपना इसी का ही सब टॉपिक का, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले अपने आप आइडेंटिफाई कीजिए।
Read the question carefully. ओके, रजनीश ने आंसर दिया है। अभी आंसर मुझे नहीं पता, विल चेक इट आउट। So consider the experiment of tossing a coin. If the coin shows head, toss it again. तो चेक करिए, अब यहाँ आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। हेड आया तब कह रहे हैं दोबारा से आप कॉइन को टॉस करिए, बट इफ इट शोज टेल, ये डायग्राम देखो दिखाया है ना, उससे समझ आएगा, ट्री डायग्राम एज सच, कि अगर टेल आए तब थ्रो अ डाई। तो टेल में देखो अगर डाई थ्रो करोगे तो ये 6 केसेस बनकर आने वाले हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड सिंस बिगिनिंग कि यहाँ होगा क्या। इस केस में स्टार्टिंग यहां से हुआ, हेड आएगा या टेल आएगा। ऑफ कोर्स हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ थी। फिर यहां पर हेड आ गया, फिर ये केस कहा कि अगर हेड आ गया टॉस इट अगेन। तो ये दो केस हैं, ऑफ कोर्स इनकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ हाफ हो जाएगी। बट अगर टेल आया, ये वाला केस हो गया, टेल आया देन थ्रो अ डाई। डाई फेंकूंगा तो ये 6 केसेस आएंगे विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, इनके अंदर तो इक्वल होंगी, और ऑफ कोर्स वो कितनी हो जाएंगी, 1/6 in each case. So that would be 1/6 in each case. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। Find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4, a number greater than 4, that is नंबर ग्रेटर देन 4 में आप चेक करिए, ये दो केसेस आ जाएंगे, T5 होगा या T6 होगा। गिवन दैट, ये गिवन है B, देयर इज एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल। तो आप चेक करिए, वन टेल, टेल इसमें भी दिख रही है, और इन 6 के 6 केसेस में भी टेल है, माने T1, T2, T3, T4, T5 and T6. So we just need to find P of A by B. वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब आप चेक करिए व्हाट इज A इंटरसेक्शन B मींस। A इंटरसेक्शन B अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों केसेस ही आ रहे हैं, T5 एंड T6। अब आप यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज P ऑफ A by B? A इंटरसेक्शन B देखिए क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, इसकी क्वालिटी निकालनी है T5, बट बहुत ध्यान से समझना, अब जो चीज बता रहा हूं, हम फोकस कर रहे हैं T5 के ऊपर, बट याद रखिए T5 कब आया होगा, उससे पहले टेल आया होगा, तभी तो मैं यहाँ T5 तक पहुंचा हूं। तो टेल आने की भी तो प्रोबेबिलिटी हाफ थी, तो इसका मतलब पहले टेल आया होगा और फिर 5 आया होगा। सो दैट सिंपली मीन्स प्रोबेबिलिटी वुड बी हाफ, पहले टेल आए फिर 5 आ जाए। और T6 follows the same rule.
I hope this numerator is clear. चैट बॉक्स में एक बार मैं देखना चाहूंगा. ठीक है, ओके ग्रेट. ओके, चलिए गुड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट P ऑफ B. देखिए P ऑफ B लिखना है नीचे, B पे फोकस करो. P के इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? HT. HT पे फोकस करो. HT होने के लिए पहले हेड आया होगा, तो हेड आने की हाफ थी और फिर दोबारा से इसकी हाफ हो गई, प्लस ये तो लिख दिया. अब आप चेक करो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है T1 की. एज डिस्कस्ड अबव, T1 की ये होगी, और सोच के देखिए जो इसकी है वो ही इन 6 के 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी होने वाली है. सिंप्लीफाई योर रिक्वायर्ड आंसर. तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये इक्वली लाइकली नहीं थे. ओके शिखर, पहली बात तो ये सैंपल स्पेस को जो ये लिखने के लिए ये एरो डायग्राम बताया था और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं, हाफ हाफ 1/6. यहां तक क्लियर है शिखर आपको? यस सर. अब इसके बाद अब आप बस केसेस को सोचिए कि मेरे पास जब ये P ऑफ A बाई B निकालना है, वो इसके इक्वल आएगा फार्मूला. तो लेट अस फोकस ऑन P ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब A इंटरसेक्शन B में क्या क्या केसेस आए थे वो तो हमने लिख ही लिया था ना. ये दो केसेस आ रहे थे, T5 T6. अब T5 की प्रोबेबिलिटी क्या है? T5 पे फोकस करिए, ये रहा. T5 की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 थी, बट ये तब हुआ होगा जब पहले टेल आया होगा, और टेल आने की क्या थी? हाफ. तो कंसेप्ट तो यहां से शुरू हुआ है ना, इस डॉट से. पहले कॉइन एक बार टॉस करा गया था, तो उससे पहले टेल आने की हाफ, और फिर 1/6 हो गई 5 आने की, T5 आने की. तो वो हो गई T5 की प्रोबेबिलिटी. T6 साथ में सिमिलर है इसलिए इंटू 2 हो गया. और नीचे चेक करो P ऑफ B. B के अंदर ये मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं. 7 में से सिर्फ एक पहले वाले का प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट. वो कैसे? क्योंकि ये HT है. HT यहां आ गया हाफ, और उससे पहले हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो हाफ हाफ हो गया यहाँ पर, हाफ इंटू हाफ. प्लस ये वाले जो 5-6 केसेस हैं ये हम देख चुके हैं, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी. तो बस T1 की सोच लो. T1 की क्या थी? 1/6, और उससे पहले 1 इंटू 1/2, और ऐसे 6 केसेस आ जाएंगे. आई होप शिखर आप क्लियर हुआ? ओके ठीक है. इनफैक्ट ये आपके लिए मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत बेसिक थे. फोर्थ वाज लिटिल बिट ट्रिकी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है. और 15th क्वेश्चन, ओ सॉरी ये वाला मान लो 5th क्वेश्चन जो बुक का एक्चुअली 15th है, ये बिल्कुल ऐसा है. तो ये अगर अब आपको समझ आ गया, यू कैन इजिली ट्राई आउट दिस इन योर होमवर्क. फोर्थ क्वेश्चन शायद किसी एक स्टूडेंट ने ही, मुझे याद आ रहा है, या दो ने भेजा था. आंसर मैंने भी प्रॉपर चेक नहीं करा, अप्रोच फिर भी शायद ठीक थी, बट स्टिल इन टुडेज क्लास आई कीप इट एज अ ओपन प्रॉब्लम. ट्राई आउट इन योर होमवर्क. तो ये वाला पार्ट तो आपका इनिशियली अभी होमवर्क में कैरी फॉरवर्ड है. फर्स्ट 3 मैं ज्यूम कर रहा हूँ वेरी इजीली एवरीवन हैज डन, जबकि शायद ऐसा हुआ नहीं है, बट आई हैव टू प्रोसीड, इसीलिए ये मैं मान के चल रहा हूँ. सो कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क.
ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दैट इज अबाउट independent events. As the name suggests, independent. So, check out one simple situation. There is a vacancy and there are two persons who are going and applying for it. So, of course, it hardly matter and there are the chances के दोनों किसी भी वे में equally likely select हो सकते हैं. तो एक पोस्ट है, आपकी क्वालिफिकेशन है, एनीवन कैन क्वालिफाई एंड गेट दैट जॉब. तो दैट इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट कि पहले का सिलेक्शन या दूसरे का, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. एक का प्रोबेबली होना सिलेक्शन या दूसरे का होना, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. तो दैट वे वी से दे आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स. और फिर सिंपल वर्ड में कहूं तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन इवेंट is not affecting the happening or non-happening of the other event. So they are said to be independent events. To understand independent events, initially, let's quickly talk about the multiplication theorem of probability. और ये सिर्फ नाम रख दिया गया है जबकि कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हाउ कम? रिकॉल P of A by B एज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता था? P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B. दैट इज, मैं अगर इसको रीअरेंज करके लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P of A इंटरसेक्शन B क्या बन जाएगा? P of B into P of A by B. तो चेक करो, कोई नई चीज तो मैंने नहीं करी, बट दिस रिप्रेजेंटेशन, फोकस ओवर हियर, P of A इंटरसेक्शन B और मैंने ये वाला लिख दिया. So this representation is specifically given as the name multiplication theorem on probability. शायद ये क्वेश्चन आपने 10th में ही समझा हो और एटलीस्ट 11th में तो करा ही है. Check out and give me the answer. An urn contains 10 black and 5 white balls. Two balls are drawn from the urn one after another without replacement. So this is very important. Only two possibilities, with replacement or without replacement. If nothing is written, it is always considered as without replacement. तो विदाउट में क्या होता है? आपने बॉल को निकाला और उसको दोबारा से मिक्स नहीं किया है. दैट बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड अगेन. तो दो चीजें होंगी इससे. एक, सेम कलर की बॉल एक कम हो चुकी है तो वो मेरे सिलेक्शन में अब नहीं आएगी. सेकंड, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स जो हैं वो मेरे में एक कम हो चुकी होगी. So now in this case क्या पूछा है? What is the probability that both drawn ball are black? तो क्या होगा आंसर? चेक करिए, पहली बॉल ब्लैक आए, आपसे क्या पूछा है? बोथ ड्रॉन आर ब्लैक. पहली बॉल ब्लैक आए, 10/15 हो गया, 10 ब्लैक थी आउट ऑफ 15. फिर एंड सेकंड भी ब्लैक आए, तो बट याद रखो अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है. 9 ब्लैक बॉल बची होंगी क्योंकि एक ब्लैक तो निकल चुकी है, एक ब्लैक बॉल भी कम हो गई. Which will be your required answer? Without giving a formal yes, ठीक है, बिल्कुल वंशिका करेक्ट.
तो एक फॉर्मल नाम दिए बिना हमने इसको 11th में ही डील कर लिया था। अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर ये कर देता, मान लो एडिड एक पार्ट कर रहा हूं, 3 बॉल्स ड्रॉ कर दी गई, फिर क्या है, ब्लैक का ही पूछ ले, चलो गेटिंग ऑल 3 एज ब्लैक। तो पहली ब्लैक, दूसरी ब्लैक और फिर तीसरी ब्लैक। तो अगर आइडिया क्लियर है तब हार्डली मैटर 2 बॉल्स हो, 3 बॉल्स ड्रॉ हो या 4 बॉल्स हो, वन कैन इजीली डू इट। और याद रखिए, इफ इट इज अ केस ऑफ अ विदाउट रिप्लेसमेंट, आप इसे हमेशा कॉम्बिनेशन से सोच सकते हैं। एनसीआर का फार्मूला, वो कैसे, इस वाले केस में क्या होगा, बोथ ब्लैक, ब्लैक आने की प्रायोरिटी क्या थी, 10 में से कोई भी 2 बॉल आ जाती, टोटल 15 बॉल्स हैं, 15C2, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चेक कर लेना, आंसर इसके इक्वल आने वाला है। बट आई ऑलवेज रिकमेंड, इफ पॉसिबल डू नॉट यूज कॉम्बिनेशंस, क्योंकि आप लॉजिकली इजीली कर पाएंगे, और फार्मूला फिर मैं लगाऊं कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन में जाऊं, तो दैट इज नॉट डिजायरेबल। यू कैन ऑलवेज अवॉइड दिस। हाँ, अगर क्वेश्चन आपका होता, यही क्वेश्चन मान लो होता विद रिप्लेसमेंट, ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, इफ विद रिप्लेसमेंट, तब हमको पता है एक तो कॉम्बिनेशन लगेगा ही नहीं, तो लॉजिकली ही सोचना पड़ेगा। तो विद रिप्लेसमेंट में अब की बार क्या फर्क पड़ने वाला है, पहली वाली ब्लैक आ गई, फिर उसको मैंने बॉल को बैग में मिक्स कर दिया, ब्लैक बॉल दोबारा से 10 हो गई, 15 बॉल, so that would be simply 10 by 15 into 10 by 15, which will be your required answer. तो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर ब्लैक बॉल आने की, that will always remains the same if it is with replacement. एक और मैंने सिंपल क्वेश्चन रखा है, सिंगल सिंगल लाइन में इसका आंसर है, प्लीज चेक इट आउट। आई एम श्योर आंसर सोचा गया होगा, नंबर ऑफ यू माइट हैव थिंक कार्ड का ड्रॉ without replacement from a deck of 52 playing cards. Find the probability that first 2 cards are king, and the third card is ace. तो चेक करिए, पहला किंग है, 4 किंग्स है, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, 1 किंग इज लेस, ये तो किंग की हो गई। थर्ड कार्ड एस है, एस 4 होते हैं, बट याद रखिए कार्ड तो एक कम हो चुका है, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यस वंशिका, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। आई अंडरस्टैंड वो टाइपिंग में थोड़ा सा लगता है, यू कैन ऑलवेज अनम्यूट एंड स्पीक द आंसर। In fact, nowadays I am learning and exploring a very wonderful tool, which is Flipgrid. But only it will be helpful and workable if you all people are ready to send me your 1 minute video. अपना आपको कैमरा ऑन करा, आपने बस सॉल्व करा, कोई चीज करी एक्टिविटी, दैट आई विल एक्सप्लेन
और वो अगर आप करते हैं तो एक फ्लिप ग्रिड आपका पूरा क्लास का या एक जर्नल आपको एक नया टूल मिल जाएगा and you may use that in a multiple ways as well. That is totally free. So Insta is one way, of course you are using that to interact with your friends, बट एक अलग से क्विक वे में वीडियोस को बनाना और बनते ही भेजा और वो लर्निंग के साथ हो, सो दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द फ्लिप ग्रिड. So I will be sharing a link and the basic idea, but in that case you need to open your camera and prepare a video. Anyway, lastly, now I'm going to introduce the definition and the method how to identify whether the given two events are independent or not. तो चेक करिए इंडिपेंडेंट. फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ, ये हमने कंडीशनल में पढ़ लिया है कि दिस इज गिवन बाय दिस. अब आप सोच के देखिए, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ दे आर इंडिपेंडेंट, व्हाट डज दैट मीन? ए का होना या नहीं होना, बी का होना या नहीं होना, एक दूसरे की हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा है. सो ये किसके इक्वल आएगा? कैन एनीवन टेल मी? ये क्या हो जाएगा? सिंपल नोटेशन में क्या बनने वाला है? आप इस केस में क्या था कि बी गिवन है, तो बी के होने से ए पे क्या इफेक्ट पड़ा, हम वो निकाल रहे थे. अब अगर ये इंडिपेंडेंट है तो बी हो या नहीं हो, इट डजंट अफेक्ट ए एट ऑल. तो इट विल बिकम एक्चुअली पी ऑफ ए ओनली. तो बस आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करो जरा ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2. ए बाई बी की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पी ऑफ ए. तो पी ऑफ ए क्या बन जाएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी. एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? पी ए इंटू पी बी, विच इज द डिजायर्ड formula or the condition to check whether the given two events are independent or not. So that's the basic formula you need to learn. ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है वही चीज जस्टिफाई करके बताया है. Even if there are three events, जनरली प्रॉब्लम मिलती नहीं है, बट अगर हमें तीन इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी की बात करनी है, देन दे शुड बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. माने these three conditions, and along with that all three will be mutually independent like this. So if all these four rules are true, then we say that the given three events are independent. तो वेरीफाई में एक भी अगर ट्रू नहीं है तो हम तीनों को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते. Another very important result whose proof is actually desirable as per CBSE, 2 मार्कर, ये 2-3 बार बोर्ड में पूछा गया है लास्ट 10 years में. The result says if the events E and F are independent, then E dash and F, they are also independent. Similarly, E dash, ये आपको पता है E dash का मतलब क्या हो रहा है? नॉट E. ठीक है, तो नॉट E की अनदर नोटेशन हम यूज करते आ रहे हैं. तो E डैश एंड F कहूं वो भी इंडिपेंडेंट होंगे. E dash and F dash, they will be also independent. तो इसका प्रूफ जो है that is required for CBSE 2 marker. आप चेक करिए, मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन बता रहा हूं, एक स्टार्टिंग कैसे सोचा जा सकता है. से फॉर ए पार्ट,
ए पार्ट में आपको क्या गिवन है? E and F are independent. They are independent. What does that mean? अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं तो अब तो बाय रूल मुझे पता है ये ऐसे लिख सकता हूं, तो दिस इज एक्चुअली गिवन टू मी। नाउ हमें क्या शो करना है? E dash and F are independent, ये अब मुझे शो करना है। ये कब शो होगा कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इट मस्ट इक्वल टू दिस इनटू दिस। ये अब आपको शो करके दिखाना पड़ेगा, राइट? तो हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट? कंसिडर LHS, थिंक लॉजिकली। अब एक फॉर्मूला 11th क्लास का मैं यूज करूंगा। दिस इज PF माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। प्लीज रिकॉल द बेसिक फॉर्मूला, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो ये 11th के फॉर्मूला से मैंने ये लिख दिया। अब ये किसके इक्वल है? E इंटरसेक्शन F, दैट इज एक्चुअली PE इंटू PF। दोनों में से PF कॉमन, बस अब आप चेक करिए ये क्या हो गया, P ऑफ नॉट E। यही तो मुझे प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। सो अगर ये जस्टिफाई मैंने कर दिया ये रिजल्ट, इसका मतलब E डैश एंड F आर इंडिपेंडेंट। B पार्ट इज इन योर होमवर्क। E डैश एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट, ये अब आपको करके बताना है। So this is all for today. In case if you have any doubt, you can always ask. Or no doubt, so you can leave the meeting. Thank you, sir. Okay, thank you. Yeah, thank you. Have a nice day. Take care. Yes, please leave. Kirti. Chal, I'm removing you.